NCERT रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन, NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी हिंदी। तो कक्षा 7 की भूगोल विषय की NCERT में चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी अगर विशेषताओं पर हम बात करें तो वहाँ पर अत्यधिक उच्च तापमान और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। रेगिस्तान के बारे में एक बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर दिन जितने ज़्यादा गर्म होते हैं रातें उतनी ही ज़्यादा ठंडी भी होती हैं। तो उच्च तापमान और निम्न तापमान दोनों रेगिस्तानी स्थानों की विशेषता होती है और साथ ही साथ यहाँ की जो वनस्पति होती है वो वनस्पति बहुत ही विरल होती है। और ये चैप्टर हमें विश्व के उन स्थानों के बारे में बताता है जहाँ पर लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान तो आग की तरह गर्म है जबकि कुछ स्थान क्या हैं, बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, इसीलिए उसे ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं उन्हें शीत मरुस्थल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख शीत मरुस्थल, इतनी ठंडी जगह, जैसे बहुत गर्मी में कोई वनस्पति नहीं पनप सकती है वैसे ही बहुत ठंडी जगहों पर भी किसी प्रकार की कोई वनस्पति पनप नहीं सकती है। द्रास हमारे यहाँ पे शुष्क मरुस्थल, एकदम शुष्क स्थान द्रास इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ पर कृषि करने के लिए बस जाते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम गर्म रेगिस्तान सहारा के साथ में। हम सब जानते हैं सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखने पर हमें पता चलता है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैले सहारा के रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। उस हिसाब से आप अगर हम अंदाजा लगाएं तो करीब करीब 3 गुना, थोड़ा सा कम नहीं तो करीब करीब भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना सहारा का रेगिस्तान है। 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्षेत्रफल है, जबकि जो सहारा का रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल 8.54 लाख किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। 11 देशों में फैला हुआ है। इन 11 देशों के नाम पता होने बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर है। क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है देशों से, किन देशों में फैला हुआ है। पिछली परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे स्टेट पीसेस की तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया देश से रिलेटेड वाला। 11 देशों में सबसे पहले अल्जीरिया, फिर चाड, फिर मिस्र, लीबिया, फिर माली, फिर मौरितानिया, फिर मोरक्को, फिर नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा। इसके लिए तमाम लोग तमाम तरह की ट्रिक्स भी बनाते हैं, तो आप चाहे तो इन देशों के नाम किसी प्रकार की ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप समझ करके मैप में देख करके पढ़ लेंगे तो उससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। नाम एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका ही नहीं है, वरन वहां पर बजरी के और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो सहारा का रेगिस्तान एकदम वैसा नहीं है जैसा रेगिस्तान का नाम सुनकर के हमारे मस्तिष्क में एक बालू जैसा चित्र उभर करके आता है, बालू के मैदान का चित्र उभर करके आता है। यहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैप है और मैप से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा पश्चिमी सहारा और ये है मोरक्को। फिर मोरक्को से आगे बढ़ते हुए ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया के उत्तर की ओर में भूमध्य सागर और इधर पूर्व की ओर में कर्क रेखा के साथ में लाल सागर और फिर यहाँ पर सोमाली गणराज्य के साथ में हिंद महासागर।
इरिट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, ये सहारा का मरुस्थल है, जिसमें अगर हम देखें तो लीबिया का पूरा 100% इलाका सहारा मरुस्थल में है। अल्जीरिया का करीब 90% इलाका सहारा मरुस्थल में है। इसी तरीके से माली का, नाइजर का, चाड का और सूडान का सबका बड़ा भाग है सहारा मरुस्थल में। इसके अलावा इरिट्रिया और सोमाली में भी सहारा का विस्तार है। तो ये अफ्रीकी महाद्वीप। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि कौन सी रेखा है जो अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान के साथ में गुजरती है, उसके बीचों बीच से गुजरती है, तो वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। तो ये हो गई बात सहारा की। और अगर हम अफ्रीका में कुछ और चीज़ें देखना चाहें तो इसके जो पश्चिम की ओर में अटलांटिक महासागर है, पूर्व की ओर में हिंद महासागर है, उत्तर की ओर में भूमध्य सागर है, जबकि उत्तर पूर्व की ओर में लाल सागर। यह हो गई बात अफ्रीका की। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 57 डिग्री तापमान का हमारे इंडिया में 32-34 डिग्री में हालत ख़राब होने लगती है, तो 57.7 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जलवायु की अगर हम बात करें यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, तो सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वह अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ बादल आकाश रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काज हैं किसी स्थान को मरुस्थल बनाने के लिए। जहाँ पर भी नमी संचय होने की जगह पर तेजी से वाष्पित हो जाएगी, वहाँ मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सहारा का रेगिस्तान पहले मरुस्थल हुआ करता था। इस चीज़ को समझना और जानना बहुत जरूरी है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे गर्म और शुष्क प्रदेश में क्या किया, बदल दिया। तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु, हिमांक का अर्थ होता है जल के जमने का बिंदु, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना अंतर है, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। रात में 0 डिग्री आ जा रहा है और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति की। तो जहाँ पर रेगिस्तान है, ऐसी विषम जलवायु है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पनप सकती हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूरों के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। इनके कैसे ये बनते हैं, इस चीज़ को जानना जरूरी है। जो मरुद्यान बन जाते हैं, खजूर के पेड़ जहाँ पर उगाते हैं, और हरित द्वीप कैसी विविधता है कि रेगिस्तान में हरित द्वीप कैसे जन्मते हैं, तो इसके बारे में यहाँ इन डिटेल बताया भी गया है इस चैप्टर में। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अब अगर इसमें आप कीड़ों में देखें तो बिच्छू है, सांप है और छिपकली है। तीनों कैसे हैं, रेप्टाइल है, रेंग कर चलने वाले जीव हैं। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं जानवरों के बारे में। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के भी कंकाल मिले हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर कभी यहाँ पानी रहा होगा और कभी न कभी यह इलाका ज़रूर हरा भरा रहा होगा। लोग कैसे हैं यहाँ पर, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजात के ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। सोचिए कितना विषम रहता होगा कि गर्म जलवायु वाले स्थानों पर भी भारी कपड़े पहनना, लेकिन चूंकि इतनी विषम जलवायु है कि धूल भरी आंधियों और गर्मी से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, वो जो जिस डिटेल की हम बात कर रहे थे कि कैसे मरुद्यान बन जाते हैं, वो डिटेल में देखते हैं।
जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है तो वहां पर गर्त बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। अर्थात जब रेत पवन को क्या करती है, जब पवन जो है वो रेत को क्या करती है, उड़ा ले जाती है, तो वहां पर क्या होता है, गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं। और जो भूमिगत जल होता है वो क्या होता है, सतह पर आ जाता है उन गर्तों में, तो वहां पर क्या होता है, मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, इनके लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को के टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर 13,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मोरक्को का जो टैफिलालेट मरुद्यान है वो बहुत विशाल मरुद्यान है और इसके क्षेत्रफल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 13,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर बात करते हैं, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र की नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा खजूर के पेड़ भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अब अपने इंडिया में आ जाते हैं। हमने एक बात कर ली है सहारा के बारे में, इन डिटेल बात कर ली है। 11 देशों में फैला हुआ है, कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है उसके। तो ये तमाम सारी चीज़ें और वहाँ के लोगों के बारे में और मरुद्यानों के बारे में किस प्रकार से चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने देखी। रहन सहन, जलवायु, लोगों का जीवन किस प्रकार का वो देखा। अब रेगिस्तान के लद्दाख, अब ठंडे रेगिस्तान की बात करते हैं जो अपने यहाँ पे हमारा है वो है लद्दाख। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र संख्या 9.4 अभी नीचे आएगा। इसके उत्तर में काराकोरम की पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत क्या है, स्थित है। तो जो लद्दाख है इसके उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है अगर हम बात करें तो वो है काराकोरम, और अगर उसके दक्षिण में बात करें तो कौन सी पर्वत श्रेणी है वो है जास्कर। तो उत्तर में है इसके काराकोरम की श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर की श्रेणी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लद्दाख से होकर अनेक नदियां भी बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड अर्थात गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख अनेक हिमानियाँ जैसे गैंगरी हिमानी, ऐसे इस प्रकार की हिमानियाँ पाई जाती हैं लद्दाख में। हिमानियों का तात्पर्य होता है बर्फ की नदियाँ। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी मैप में हम समझने की कोशिश करेंगे। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक की पाई जाती है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यंत शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिनसे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात का तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कितनी विषम जलवायु है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान हर समय लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में स्थित द्रास लद्दाख में ही स्थित है। ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, शुष्क स्थान है, सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ पर देखेंगे आप समझ में आएगा। ये देखते हैं, ये है हमारी सिंधु नदी, इसमें इसकी सहायक है श्योक नदी। इसके बाद में ये है पूरी की पूरी कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर ये सियाचिन का हिमनद है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं और अब इसको पढ़ते हैं। उत्तर में कौन सी श्रेणी है, काराकोरम की। दक्षिण में कौन सी है, जास्कर की। अर्थात ये किसके बीच में है, तो लद्दाख किसके बीच में पड़ता है, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है।
लद्दाख से होकर के नदी कौन सी बहती है? वो बहती है सिंधु नदी। ये नदियाँ क्या करती हैं? गहरी घाटियाँ और महागड्ढे अर्थात गार्ज बनाती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे कि गंगरी हिमानी कहाँ पर है? लद्दाख में। तो 3-4 चीज़ें जानना है, किसके बीच में? काराकोरम और जास्कर के बीच में। कौन सी हिमानी बनाती है? तो गंगरी हिमानी यहाँ पर है। कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी होकर के बहती है। ये है कारगिल और द्रास का इलाका। अब बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब हम जानते हैं, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अर्थात कि यदि आप वहाँ पर बैठें और इतना अंतर है दोनों गर्मी और ठंडी के टेम्परेचर में कि यदि आपकी बॉडी की छाया आपके पैरों पर पड़ रही है तो आपके पैर ठंड के कारण सुन्न हो सकते हैं और आपकी पीठ क्या हो सकती है? जल सकती है धूप की गर्मी के कारण। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ की प्राणी जात के बारे में और वनस्पति जात के बारे में। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति कैसी है? विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत अर्थात विलो एवं फ्लावर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। इतना शिकार हुआ कि लुप्त हो गया। अब लोगों की यहाँ पर हम बात करें तो तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच में अगर हम देखें तो अधिकांश लोग मुसलमान या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ जिसमें से हिमसे, थिक्से, से एवं लामा युरू हैं। इनके बारे में जानना जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर में एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस तरीके से लद्दाख तक हमारे लिए पहुंचना सुगम हो पाता है। मनाली लेह राजमार्ग चारों दर्रों से गुजरता है, जिसमें रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगला लाचाला और टंगलंगला। तो ये 4 दर्रे हैं जिससे मनाली और लेह का राजमार्ग गुजरता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ से मार्ग से बर्फ को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन के बारे में। तो देश विदेश से अनेक यहाँ पर पर्यटन के लिए पर्यटक आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर यहाँ एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्यता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो 2 तरीके के रेगिस्तानों के बारे में, जो गर्म रेगिस्तान और शीत रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान में हमने देखा सहारा के बारे में दक्षिण अफ्रीका में, और शीत मरुस्थल के बारे में हमने देखा इंडिया में लद्दाख द्रास के इलाकों को। लोगों के रहन सहन, उनके वहाँ की जलवायु, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु, वहाँ की वनस्पतियाँ, इन चीज़ों को जानना और इनके बारे में इन डिटेल जानकारी रखना हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है और फैक्ट्स के लिए और फैक्ट को संजोने के लिए हमारे लिए एक बेहतर परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है। इस लिहाज से यह चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो जल्दी हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आप सब इस वीडियो को अच्छे से देख करके तैयार कर लें, इससे जुड़े हुए नोट्स बना लें। थैंक यू सो मच।